Hello students, welcome to class 9th civic section, that is democratic politics, and we are on lesson first, that is democracy in the contemporary world. सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है क्लास 9th में। आपका ये जो लेसन है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स यानी सिविक्स की बुक का नाम है, और जो हम लोग आज फर्स्ट लेसन पढ़ने जा रहे हैं वो है डेमोक्रेसी इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। स्टूडेंट, डेमोक्रेसी है क्या? डेमोक्रेसी का मतलब होता है लोकतंत्र, ठीक है, एक ऐसी सरकार जो लोगों के द्वारा चुनी गई है। इसमें गवर्नमेंट होते हैं, ठीक है, इसमें इलेक्शंस होते हैं, इसमें लोग होते हैं, इसमें रूलर्स और लीडर्स होते हैं। आप सोचेंगे कि लीडर्स तो समझ, रूलर्स क्यों? या आप यूँ ऐसे समझ लीजिए, कभी कभी कहीं कहीं किसी जगह क्या कहते हैं, लोग जो हैं रूलर्स उनको कहा जाता है, मतलब गवर्नमेंट रूल को ही एक तरह से, कि जहाँ पे लोग उनको चुनते हैं। सो डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच लीडर्स आर इलेक्टेड थ्रू इलेक्शन बाय द पीपल। डेमोक्रेसी एक ऐसी सरकार है जिसमें गवर्नमेंट जो है लोगों के, जिसमें गवर्नमेंट जो है लीडर्स से बनती है, ठीक है, और इसमें ये इलेक्शन के माध्यम से लोग इनको चुनते हैं, इनका चुनाव करते हैं। इस चैप्टर में आप जानेंगे कि क्या कहते हैं, दो देशों के बारे में। एक चीन है, यानी कि साउथ अमेरिका का ही एक कंट्री है चीन, और दूसरा है पोलैंड, ठीक है। उसकी डेमोक्रेसी के बारे में जानेंगे कि वहाँ पे लोकतंत्र कैसे आया। इसका कंपैरिजन जानेंगे, एक तरफ जहाँ पे मिलिट्री शासन यानी मिलिट्री कूप था, दूसरी तरफ एक गवर्नमेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट का ही था, बट इसको सपोर्ट करता था यूएसएसआर यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ सोवियत रशियन के अंडर में वो वर्क करता था, फाइनेंशियली उसको सपोर्ट भी करता था। तो इस चैप्टर में इन्हीं दो के ऊपर कहानी रहेगी। लेकिन उसके पहले थोड़ा सा हम ये जान लें कि डिक्टेटरशिप होती क्या है। ये तो आपने डेमोक्रेसी जाना, डिक्टेटरशिप अगर इसका मीनिंग समझा जाए, एक तरह से गवर्नमेंट बाय अ पर्सन और गवर्नमेंट बाय पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन हम बात करें मिलिट्री की, ठीक है, यहाँ बात कर रहे हैं हम मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन की। गवर्नमेंट बाय अ पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन हु हैव सीज और कंट्रोल the power by force। गवर्नमेंट के द्वारा यानी गवर्नमेंट बाई पर्सन के द्वारा जो गवर्नमेंट होती है, या किसी ऑर्गेनाइजेशन मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, वो जो किसी की सत्ता या ताकत को सीज कर लेती है या कंट्रोल करती है, किसके द्वारा? ताकत के द्वारा। यानी कि एक ऐसी सरकार जहाँ पे कुछ लोग या ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप ऑफ पीपल या ऑर्गेनाइजेशन मिल करके, एक या मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन मिल करके किसी दूसरे की सत्ता को अपने पावर में, कंट्रोल में ले लेती है। यहाँ पे ग्रुप ऑफ पीपल कभी डेमोक्रेसी में नहीं कहलाएंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब ये ग्रुप ऑफ पीपल हो सकता है कुछ ऐसे संगठित सरकार हो जिसको सपोर्ट कहीं से मिल रहा हो, ठीक है। जैसे कि पोलैंड में हम आपको बताएंगे कि वहाँ पे वो अपने मनमानी करने लगे थे, वहाँ पे वो सबके प्रोटेस्ट राइट को ख़त्म कर दिया। एक तरह से डिक्टेटरशिप तो नहीं था, लेकिन हाँ मिलता जुलता आप कह सकते हैं। तो ये डिक्टेटरशिप तभी क्लास जब वन मैन रूल पूरे कंट्री में होने लगता है और वो अपने हिसाब से कंट्रोल करने लगता है, जिसमें आप मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन भी कह सकते हैं, सैन्य सत्ता पलट भी कह सकते हैं। जैसे कि अभी कुछ समय पहले क्या कहते हैं पाकिस्तान में हुआ था परवेज़ मुशर्रफ के समय, इसी तरह सद्दाम हुसैन ने इराक पर किया था, इसी तरह सेम
आपके चील में भी है, यानी कि अमेरिका जो आपके चैप्टर में दिया है, तो वो कहलाता है डिक्टेटरशिप यानी तानाशाही। ठीक है, तो चलिए हम लेके चलते हैं आपको उस कहानी में जहाँ पे साल्वाडोर अलेंडे, ठीक है, साल्वाडोर अलेंडे जो कि चील के राष्ट्रपति थे, उनके बारे में है। ठीक है, चलिए आइए। स्टोरी ऑफ चील, अ कंट्री इन साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका यानी कि दक्षिण अमेरिका में एक देश था, एक प्रांत था चील। ठीक है, वहाँ पे जो राष्ट्रपति थे साल्वाडोर अलेंडे, प्रेसिडेंट ऑफ चील। ठीक है, ये प्रेसिडेंट कब बने थे? इन 1970 में चुनाव हुआ था। इनकी पार्टी का नाम था इनकी पार्टी जो थी एक सोशलिस्ट पार्टी थी, सोशलिस्ट पार्टी ऑफ चील। ठीक है, जो 1970 में एक इलेक्शन हुआ था जिसमें इनके प्रतिनिधि जीते थे और उन्होंने एक गठबंधन यानी कोलिशन गवर्नमेंट लेड कोलिशन गवर्नमेंट यानी पॉपुलर यूनिटी इनको मिली। 1970 में एक चुनाव हुआ जिसमें इनकी पार्टी सोशलिस्ट पार्टी ऑफ चील जो थी वो जीती थी, इसके प्रतिनिधि, और इन्होंने एक कोलिशन गवर्नमेंट फॉर्म किया, एक गठबंधन सरकार को इन्होंने नेतृत्व किया जिसने बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर और यूनिटी कमाई थी। हुआ क्या फिर? ही वर्कed for the upliftment and benefits of labor and worker class। ये एक तरह से समझ लीजिए कि बहुत ही लोकप्रिय नेता थे और 1970 में जब इन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव जीता तो इन्होंने कार्य करना शुरू किया, किसके लिए? लेबर और वर्कर्स क्लास के लिए, उनके उत्थान के लिए, मतलब उनको उठाना चाहा और उनके लिए बेनिफिट्स के लिए काम किया। ही रन वेरियस प्रोग्राम, उन्होंने कई योजनाएं बनाई इन सब के लिए। He ran various programs and distribute free bread and milk to लोअर क्लास। ये जो लोअर क्लास थे यानी जो लेबर्स और वर्कर्स थे, इनके लिए उन्होंने फ्री ब्रेड और मिल्क का डिस्ट्रीब्यूशन किया, यानी कि ये वर्कर और लेबर क्लास के लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए उनका उत्थान करते थे और साथ ही साथ इन्होंने कई योजनाएं बनाई थी, उसको चला रहे थे, जिसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसका था? ये लोअर वर्कर्स क्लास का। इनको फ्री का मिल्क और ब्रेड जो है डिस्ट्रीब्यूट करते थे। ही वॉज हेटेड बाय चर्चेस एंड बिग
बिजनेसमैन, मतलब कि जो बड़े पूंजीवादी लोग थे या चर्च के लोग थे, जो मतलब कि चर्चेस के, और जो जमींदार वगैरह थे, लैंडलॉर्ड वगैरह थे, साथ ही साथ लैंडलॉर्ड भी कह लीजिए, जो जमींदार थे, उनके ये इस नीति से नफरत करते थे, मतलब कि वो इनको नापसंद करते थे, वो हेट करते थे। तो चर्चेस जैसे कि जो वहाँ पे गिरजाघर थे चील में, ठीक है, बड़े बड़े बिजनेसमैन, पूंजीवादी जो थे और जो बड़े बड़े ज़मींदार थे, वो इनके इस चीज़ से नफरत करते। क्यों भाई? जाहिर सी बात है, जो मेन स्टेपल डाइट है खाने का, वो क्या है? ब्रेड और दूध। उसको आप फ्री में वितरण कर रहे हो, पैसा भी नहीं लग रहा, उसका एक नॉर्मल कॉस्ट भी नहीं, और फ्री में वितरण कर रहे हो, तो कोई लेबर वर्कर क्लास के लोग क्या इन मैन्युफैक्चर जो दो चीज़ प्रोड्यूस करते हैं, मिल्क और ब्रेड, क्या कोई खरीदेगा? जब लोग इसी को ही फ्री में पा जाएंगे, उनका पेट भर जाएगा, तो वो और भी उत्पाद नहीं खरीदेंगे। ठीक है, तो जितने भी चर्च के लोग थे, बिग बिजनेस पूंजीवादी थे, जमींदार जो थे, वो उनके इस प्रोग्राम से नफरत करते थे और इनको हेट करते थे, मतलब कि इनको नापसंद करते थे, सैल्वाडोर अलेंडे को। नाउ द स्टोरी मूव, अब कहानी आगे बढ़ती है। तो 1970 में जब इनको राष्ट्रपति चुना गया चील का, तो इन्होंने 73 यानी 3 साल तक ही राज किया। किसने? सैल्वाडोर अलेंडे। ये एक लोकतंत्र सरकार के थे और पॉपुलर यूनिटी के साथ ही आए थे। और उस समय हमने भैया आपको बताया कि पूंजीवादी लोग, जो रिच बिजनेसमैन, लैंडलॉर्ड वगैरह थे, वो इनको नापसंद करते थे। फिर कुछ समय बाद मिलिट्री कूप, यानी कि सेना तख्ता पलट कर दी इनकी सरकार का। क्यों? मतलब कि इनको पता चला कि जो इनके जहाँ पे बंदरगाह है, चील के जो वो सीपोर्ट है, ओवरसीज पोर्ट जो है, यानी कि चील का जो बंदरगाह है, वहाँ पर जो ये सेना थी उसने कब्जा कर लिया है। और जो रक्षा मंत्री थे वो अपने ऑफिस में थे, उन्होंने तुरंत, सेना ने रक्षा मंत्री को गिरफ्तार कर लिया और सैल्वाडोर अलेंडे, जो कि प्रेसिडेंट थे चील के, इनसे कहा गया कि आप अपने आप को अपनी ऑफिस से रिज़ाइन दीजिए, मतलब कि प्रेसिडेंटशिप से आप रिज़ाइन करिए। तो सैल्वाडोर अलेंडे ने मना कर दिया कि वो रिज़ाइन नहीं करेंगे, जिसकी वजह से ये मिलिट्री सैन्य कमांडर थे, जनरल ऑगस्टो पिनोचेट, इनको पिनोशे कहा जाता है, जनरल ऑगस्टो पिनोशे, जो ये भी चिलियन थे, ये भी एक चिलियन कमांडर थे। इन्होंने जब सैल्वाडोर को कहा कि आप क्या कहते हैं अपने प्रेसिडेंटशिप से रिज़ाइन कर दीजिए, तो उन्होंने मना किया। तो इन्होंने अपने मिलिट्री को आदेश दिया कि इनको इनके हाउस अरेस्ट, यानी कि इनके घर को घेराबंदी कर लो और इनको मजबूर करो कि रिज़ाइन करें, अगर नहीं करते हैं तो इनको मार दो। तो सेना ने भी वही किया। सेना ने क्या किया? इनको हाउस अरेस्ट, यानी कि इनको नज़रबंद करके इनके घर में घेराबंदी कर दी। चारों से मिलिट्री ने घेर लिया और इनसे रिज़ाइन करने के लिए इन पर दबाव बनाने लगे। जब ये नहीं बाहर निकले तो इनके घर पे बम्बार्डमेंट, यानी कि हमला कर दिया, मतलब कि इनके घर पे गोला बारूद फेंका और ये उसमें मारे गए थे। लेकिन हाँ, मरने से पहले इन्होंने अपने देश से कहा, जो आपको एक शॉर्ट में बताते हैं कि मेरे देश और देश के मजदूर वासियों, मेरे ये आखिरी शब्द है कि चील जो है इस अंधियारी गुफा से धीरे धीरे पार पालेगा और ये जो अत्याचारी हैं इनको इनके कामों की सज़ा ज़रूर देगा और वो दिन आएगा। मजदूरवासी जिंदाबाद, चील जिंदाबाद करके उन्होंने कहा। उन्होंने जब ये कहा, यह मेरे आखिरी शब्द थे, इससे इनका मतलब इसी से था। फिर 1973 में जनरल कमांडर जो ऑगस्टो पिनोशेट थे, इनका सैन्य शासन हुआ, यानी कि मिलिट्री को इनकी सेना ने तख्ता पलट कर दिया सरकार का, तो भाई डिक्टेटरशिप होने लगी। और इनको सपोर्ट मिलता था यूएसए से,
इनको जितना भी सपोर्ट मिलता था, यूएसए इनको सपोर्ट करती थी, फंड्स दी थी, तब जाके इन्होंने अपनी ऑर्गेनाइजेशंस बनाई मिलिट्री की जैसी, मिलिट्री को अपने कंट्रोल में किया और तख्ता पलट किया। लेकिन फिर क्या हुआ, यहाँ पे फिर डिक्टेटरशिप यानी कि मिलिट्री शासन हो गया, एक तरह से डिक्टेटरशिप आ गया। ही विश वॉट एवर ही डू, जो वो चाहते थे, कौन, ऑगस्टो पिनोशेट, इनकी जो इच्छा होती थी ये वो लॉ ले आते थे, वो कानून पारित होता था, इन्हीं के मिलिट्री ऑफिसर्स के लोग रहते थे, सभी इनके अंडर में रहते थे, जो ये चाहते थे वही सब लोग करते थे। ही किल्ड दोज who were against him, ये उन लोगों को मरवा देते थे। कौन, जनरल ऑगस्टो पिनोशेट, मतलब ये राष्ट्रपति अपने आप को घोषित कर दिए थे, वहाँ का डिक्टेटर घोषित कर दिए थे, और जो इनकी इच्छा होती थी वो करते थे। ये उन लोगों को मरवा देते थे जो इनके खिलाफ जाता था। इन्होंने ही फोर्स चिलियन एयरफोर्स कमांडर मिस्टर He forced Chilean Air Force Commander Mr. Alberto Bashel He forced Chilean Air Force Commander Mr. Alberto Bashel to join his military coup, मतलब उन्होंने दबाव बनाया चिलियन एयरफोर्स के जो कमांडर थे मिस्टर एल्बर्टो बैसेल थे कि उनकी इस मिलिट्री सैन्य ताकत को वो एक्सेप्ट करें और उसमें शामिल हो जाएं। लेकिन इन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया और इनसे सहमत रखने वाले कुछ और ऑफिसर्स ने, एल्बर्टो से सहमति रखने वाले कुछ ऑफिसर्स ने भी इनकी इस बात का रिफ्यूज़ कर दिया। तो इन्होंने किया क्या, मिस्टर एल्बर्टो बैसेल को मरवा दिया। इनकी फैमिली और यानी इनकी वाइफ और इनकी बच्ची जो थी उसको टॉर्चर किया और साथ ही साथ इन दोनों को ही कारागार यानी कि इम्प्रिजन, जेल में डाल दिया। अब देखिए क्या होता है। जनरल ऑगस्टो उसके बाद पूरे 17 ईयर्स तक शासन करते हैं, 17 साल तक, यानी 1973 से लेकर के देखा जाए तो 17 साल। यानी कि इनका भी समय आ गया 1990 में, नियर अबाउट 89 कह सकते हैं। 17 साल इन्होंने शासन किया। फिर देखिए क्या होता है। नाउ रिस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी, जैसे कि हमने बताया कि मिस्टर ऑगस्टो पिनोशेट जो थे, जनरल ऑगस्टो पिनोशेट जो मिलिट्री कमांडर के जनरल थे, सैन्य तख्ता पलट जब इन्होंने करवा दिया तब इन्होंने अपने खिलाफ फत करने वाले लोगों को मरवाना शुरू कर दिया। जिसमें से कई बार ऐसा पता चला कि कुछ लोग मिसिंग हो गए, कुछ लोग को मारा गया। नियर अबाउट 3000 प्लस लोग मारे गए और कुछ मिसिंग में शामिल कर लिए गए, लापता में। फिर एक समय आया जब डेमोक्रेसी वापस आई, ठीक है। वो कौन सा ईयर था, आइए देखें। 1988 की बात है। अगस्त तो जब इतने साल शासन कर लिए ध्यान सुनिएगा,
ऑगस्टो ने जब इतने साल 17 साल जब राज किया तो उनको लगा कि उन्होंने लोगों का विश्वास जीत लिया, लोग उनके शासन में खुश हैं। जब भाई आप इतने बड़े मतलब कि मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हो और क्या कहते हैं आप अपने खिलाफत किसी की सुन नहीं सकते हो, तो लोग चुप हैं, मरने से बचना चाहते हैं। तो इन्होंने एक जनमत संग्रह यानी रेफरेंडम सोचा, इन्होंने कॉन्फिडेंस सोचा कि लोग मेरे खिलाफ तो कुछ बोल नहीं रहे हैं, यानी सब मेरे शासन सहमत है, खुश हैं, लोग अपनी ज़िंदगी जीने लगे हैं नॉर्मल तरीके से। तो उन्होंने रेफरेंडम करवाया। हो सकता है रेफरेंडम उसमें से भी करवाया गया हो कि इनके लोग इनसे ना खुश रहे हों, इनके कमांडर रहे होंगे। तो इन्होंने एक रेफरेंडम करवाया, जनमत संग्रह। जनमत संग्रह होता है क्या, जब हम एक याचिका पब्लिक के सामने रखते हैं और पब्लिक हमें उसमें सपोर्ट करती है, यस और नो करते हैं। तो एक रेफरेंडम करवाया। उस रेफरेंडम में क्या हुआ, उस रेफरेंडम में ये हुआ कि लोग इनके फेवर में नो कर दिए। इनको पूरा विश्वास था कि लोग इनको यस करेंगे, लेकिन इनके फेवर में इन्होंने नो कर दिया। जब ये नो कर दिया, ही लॉस्ट ऑल पॉलिटिकल एंड मिलिट्री पावर। ठीक है, इन्होंने पूरी राजनीतिक और सैन्य ताकत खो दिया। जैसे हमने बताया मिलिट्री पावर जैसा ये चाहे वैसा ही कर सकते थे, यानी कि उस समय इनके मिलिट्री के लोग भी इनके कुछ चीज़ों से नाखुश रहे होंगे धीरे धीरे। तो उन सब की रजामंदी पे जब ये रेफरेंडम हुआ तो इनके सपोर्ट में लोगों ने, चील के लोगों ने नो कर दिया। ठीक है, तो इससे एक चीज़ पता चलती है जो अलेंडे ने कहा था कि एक समय आएगा जब चिलियंस हमारे जो हैं वो अपनी ताकत को वापस पा लेंगे और वापस इस अंधियारी गलियारे से बाहर निकल आएंगे। ठीक है, तो वो बात एक साबित हो गई। ही लॉस्ट ऑल पॉलिटिकल एंड मिलिट्री पावर। इसके बाद क्या हुआ, 4 प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए चीन में। भाई अब सरकार गिर चुकी थी तो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होने थे। लगातार 4 प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए जिसमें अलग अलग गवर्नमेंट रही और अलग अलग गवर्नमेंट के प्रेसिडेंट ने इनके पिनोशेट के शासन के पिनोशेट रूल्स की फाइल ओपन करनी शुरू की। इनकी जितनी फाइल्स थी इनके समय के, इनके काम करने के, इनके फंक्शंस से जो पिनोशेट ने काम किया था उन सब की फाइल खुलनी शुरू हुई, जिससे पता चला दे फाउंड पिनोशेट rule was not only brutal but also corrupt। इन्होंने उस समय देखा कि भाई जब फाइल पिनोशेट के अगेंस्ट खुलने लगी तो ये हुआ, पता चला कि पिनोशेट का जो शासन था वो सिर्फ अत्याचार वाला ही नहीं था। भाई अत्याचार कैसे, इस तरह से कि अगर वो शासन में है तो वो जो मन में आए वो कर रहा था, अपने हिसाब से चीज़ें चला रहा था जो उसको फ़ायदा दे। तो पिनोशेट का रूल देखा गया कि सिर्फ ब्रूटल ही नहीं था, जो से खराब होता उसको मरवा देता तो ब्रूटल ही नहीं था, बट ऑल्सो करप्ट, लेकिन भ्रष्ट भी था। सो ड्यू टू विच he lost all his military power and political power। इसी बीच जो मिस्टर एल्बर्टो बैसेल की जो लड़की थी, आपको याद होगा, उनकी फैमिली को जो इम्प्रिजन कर दिया गया था, उनको रिलीज़ किया गया था बाद में, इनका शासन जब खत्म हुआ। मिस्टर बैसेल की जो लड़की थी, कौन, हर नेम वॉज मिशेल, her name was Michelle Bassel, daughter of Mr. Bassel। At that time she was on the post of
डिफेंस मिनिस्टर इन लैटिन अमेरिका। लैटिन अमेरिका में वो उस समय डिफेंस मिनिस्टर की पोस्ट पर थी। इन्होंने इलेक्शन लड़ा और इलेक्शन इनके फेवर में हुआ और भारी जनमत से यानी कि भारी वोटों से लोगों ने इनको चुना और शी वॉज बिकम प्रेसिडेंट। ये प्रेसिडेंट बन गई कहाँ की? चील की। कब? जनवरी 2006। देखिए, जिस मतलब कि जनरल ऑगस्टो ने जिस चिलियन एयर फोर्स के कमांडर मिस्टर अल्बर्टो बैसेल को मतलब मरवा दिया था, उनकी पत्नी और उनकी डॉटर को जेल में डाल दिया था और टॉर्चर करते थे, उनके उसी अगस्तों का जब सैन्य शासन पॉलिटिकल पावर ख़त्म हो गई, उसके बाद 4 प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए उस दौरान, तो स्थिर सरकार बन नहीं पाई। उस समय तक मिशेल बैचलेट को फिर रिलीज़ किया गया, फिर वो अपना कोई पद जो है लैटिन अमेरिका में पा गई देश से ही और वहाँ पे डिफेंस मिनिस्ट्री संभाल रही थी। लेकिन फिर इन्होंने एक समय आई, इन्होंने भी इलेक्शन लड़ा और प्रेसिडेंटशिप का चुनाव में ये जीत गई और चील के लोगों ने इनको भारी वोटों से जिताया और जनवरी 2006 में इनको प्रेसिडेंट चील का नियुक्त किया गया। And one more thing, ये एक चीज़ था जब इन्होंने ये इलेक्शन लड़ा था प्रेसिडेंट का, उस समय इन्होंने चील के सबसे रिचेस्ट पर्सन जो इनके अपोजिट खड़े थे उनको हराया था। यानी कि चील के लोग इनको और इनके पिता के कुर्बानी को नहीं भूले थे जो कि अगस्तों के खिलाफ थे। तो इसलिए इनको ये फेवर भी मिल गया था और ये चील के लोगों के लिए भी काम करने लगी थी। ठीक है, तो यहाँ तक आपने देखा है स्टोरी ऑफ चील। अब हम यहाँ पे आपने देखा कैसे एक सेना ने तख्ता पलट कर दिया सरकार का। वो सरकार जो लोगों की पसंदीदा सरकार थी, मजदूरों के लिए काम करती थी, और उसका तख्ता पलट कर दिया और खुद आश्रित हो गए, मतलब कि उस शासन करने लगे, आश्रित हो गए उस पर। और 17 साल शासन करने के बावजूद भी लोग उनको पसंद नहीं किए और रेफरेंडम के थ्रू उन्होंने जब कॉन्फिडेंस में देखा कि लोग मेरे फेवर में होंगे तो लोगों ने उनको झुकला दिया और 4 प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होने के बाद आखिर में मिशेल बैचेल को चांस मिल गया प्रेसिडेंट बनने का। लोगों ने पूरे जनमत से उनको मौका दिया। तो ये थी स्टोरी ऑफ चील की, ठीक है, जहाँ पे एक डेमोक्रेसी गवर्नमेंट आई। हम आते हैं अब स्टोरी ऑफ पोलैंड पर। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। पर पोलैंड की स्टोरी पे जाने से पहले स्टूडेंट्स हम आपको बता दें कि यहाँ पे डेमोक्रेसी गवर्नमेंट जो थी पहले, उसके बाद ये मिलिट्री कूप हुआ, सेना ने तख्ता पलट किया था। ठीक है, तो यहाँ पे एक तरह से डिक्टेटरशिप का फॉर्म जो था गवर्नमेंट का था। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, हम बार बार बात कर रहे हैं कि यहाँ पे डिफरेंसेस आपको दिखाएंगे हम बाद में। पोलैंड का भी जब स्टोरी खत्म हो जाएगा तो दोनों के बीच में कॉमन और डिफरेंसेस दिखाएंगे। एक जगह जहाँ सेना तख्ता पलट करती है, एक जगह जहाँ पे एक रूल सिर्फ एक पार्टी करती है। ठीक है, आइए चल दें पोलैंड की कहानी के तरफ।